हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोस्टली स्टडी। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इसके अंदर हम 30 ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखेंगे जिन्होंने पूरे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया और जिन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का साथ दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन किया। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी बहुत से केसेस और स्टडी के लिए बहुत सारे मटेरियल लेकर आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज के पहले केस के लिए हमने लिया है, फर्स्ट केस है रोमेश थापड़ वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया था रोमेश थापड़ ने स्टेट ऑफ मद्रास के अगेंस्ट। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया था इसके अंदर। ओके, तो पहले मद्रास हाई कोर्ट में नहीं गया, इसके बारे में मैं बताऊंगा मैं ये क्यों बता रहा हूँ। तो इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड ये है कि रोमेश थापड़ जी जो थे ना, ही वॉज द प्रिंटर, पब्लिशर एंड एडिटर ऑफ ए वीकली जर्नल, जो एक वीकली जर्नल था जिसका नाम था क्रॉसरोड्स। उनके पब्लिशर थे। और मद्रास की जो सरकार थी, मद्रास की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 1949 का एक एक्ट यूज किया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट। इसके अंदर उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर इन्होंने क्या किया, मद्रास गवर्नमेंट ने इनका जो क्रॉसरोड्स जो जर्नल था, जो वीकली जर्नल था, उसको बैन कर दिया पूरे बॉम्बे स्टेट के अंदर, पूरे बॉम्बे के अंदर बैन कर दिया। ओके, अब ये ऑफ कोर्स इनका जर्नल बैन हो गया क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिकल, सरकार जो कांग्रेस सरकार थी जब उसके क्रिटिकल लिख दिया था, उनके अपोजिट में लिख दिया था, तो सरकार ने बैन कर दिया है। अब ऑफ कोर्स इनका जर्नल बैन हो गया था, तो ये इन्होंने क्या किया, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। आर्टिकल 32 आपने सुना होगा, जिसके अंदर हम फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जनाब रोमेश थापड़ आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इनका कहना ये था कि जो राइट ऑफ प्रेस है, ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1) के अंदर आपने देखा होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फंडामेंटल राइट है। ये उनका आर्ग्यूमेंट था रोमेश थापड़ जी का, कि वो एक स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही कर रहे हैं और उनका प्रेस बैन क्यों किया गया, उनका जर्नल बैन क्यों किया गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा सेक्शन 19(1) ऑफ मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, ये वाला ऑर्डर, इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट जल्दी से स्ट्रक डाउन करे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है। क्योंकि केवल एक पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम होने की आशंका से किसी के जर्नल को बैन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट से कि एक तो ये 1949 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 9(1) अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे स्ट्रक डाउन किया जाए, और दूसरी बात, राइट ऑफ प्रेस इज अंडर द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ 19(1) आर्टिकल 19(1). ओके, और मद्रास हाई कोर्ट मद्रास सरकार की क्या आर्गुमेंट थी, अभी वो देखते हैं। मद्रास सरकार की 2 आर्गुमेंट थी। एक तो उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनका बैन किया गया है, क्योंकि उससे पब्लिक सेफ्टी मेंटेन होगी, क्योंकि रायट्स हो सकते हैं सरकार के अगेंस्ट, तो उससे पब्लिक सेफ्टी मेंटेन होगी, इसलिए बैन किया गया है। और पॉइंट नंबर 2 था मद्रास सरकार का कि ये केस
सुप्रीम कोर्ट में को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट को में जाना चाहिए था रमेश थापड़ जी को, और वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टेट के अगेंस्ट मामला था और ये मद्रास हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। ये आर्ग्यूमेंट्स थे मद्रास गवर्नमेंट के। इसके बाद हम देखते हैं लीगल इश्यूज का है। लीगल इश्यू इसमें मेनली दो हैं। सबसे पहला तो कि क्या केवल पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जा सकता है, और वो भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले फंडामेंटल राइट को। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये था। और सेकंड पॉइंट था कि क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कोई भी बंदा, जैसे कि रमेश थापड़ जी गया, डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये दो थे। ओके, दो लीगल इश्यूज इन्वॉल्व थे। आप जानते हैं कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सबसे पहले तो ये कहा था कि राइट ऑफ प्रेस इज अंडर आर्टिकल 19(1)A। ए वाला जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर राइट ऑफ प्रेस भी इन्वॉल्व है। और राइट ऑफ प्रेस केवल ये नहीं है कि आपकी सोच है, बल्कि राइट टू एक्सप्रेस, उसको पब्लिश भी कर सकते हैं आप अपनी सोच को, जैसे कि वो अपने जर्नल को पब्लिश कर रहे थे, क्रॉसरोड्स को, तो आप अपनी सोच को भी पब्लिश कर सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि 19(2) के अंदर कुछ एक्सेप्शन थी, जिन एक्सेप्शंस में वायलेट किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स। अगर 19(2) के अंदर मद्रास गवर्नमेंट नहीं बच पाई तो वो वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होगा। अब 19(2) में क्या लिखा हुआ था उस वक्त लिखा हुआ था कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जा सकता है। ओके, लेकिन उन्होंने पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वायोलेट किया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट साहब ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर इतनी बड़ी चीज नहीं है, मिनिमम सिक्योरिटी अगर खतरे में है तो ही आप उसको फंडामेंटल राइट 19(1)A को वायोलेट कर सकते हैं 19(2) के अनुसार, अन्यथा आप वायोलेट नहीं कर सकते हैं। ये उनका जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कि ये पब्लिक ऑर्डर पर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करना बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये जजमेंट था ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का। ओके, इसकी इम्पोर्टेंस क्या हुई? सबसे पहले तो इन्होंने एक बहुत बड़ा जो फंडामेंटल राइट और बेसिक ह्यूमन राइट है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको थोड़ा एक्सपेंड किया, क्योंकि उन्होंने राइट टू प्रेस भी दिया था और उन्होंने कहा कि फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत ही जरूरी है एक डेमोक्रेसी के अंदर। और लिबर्टी ऑफ प्रेस को पूरी लिबर्टी है, वो चाहे पॉलिटिकल नेताओं के अगेंस्ट जाए या उनके सपोर्ट में जाए। ओके, और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि जब ये जजमेंट आई तो इसके बाद मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया। मद्रास गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ गई पार्लियामेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या किया उन्होंने, 19(2) वाला जो था ना, इसको और एक्सपेंड कर दिया। इसमें इन्होंने क्या इंक्लूड किया? पहले था कि फंडामेंटल राइट्स के जो 19(1) के अंदर फंडामेंटल राइट्स है उनको वायोलेट किया जा सकता है किन परिस्थितियों में? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पर को जब खतरा हो तो। लेकिन उन्होंने इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या चेंज किया? उन्होंने सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अलावा जोड़ दिया फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, यानी कि दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध को बनाए रखने के लिए, या फिर पब्लिक ऑर्डर। अब उन्होंने पब्लिक ऑर्डर भी डाल दिया था, ऐड कर दिया, यानी कि अब पब्लिक ऑर्डर को भी जब खतरा होगा तो भी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जा सकता है। और इसके बाद डिसेंसी एंड मोरालिटी
और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी डाल दिया कि कोई इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस कर रहा है, यानी कोई दंगे करवाना चाह रहा है, हुए नहीं है, करवाना चाह रहा है, तो भी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जा सकता है। ये उन्होंने 19(2) को अमेंड किया, आर्टिकल 19(2) को अमेंड करके सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अलावा ये सब चीजें भी डाल दी। पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। ओके, ये सब हुआ। और तो और इन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 19(2) के अंदर ही एक और लाइन डाल दी। वो कहा, उन्होंने कहा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो भी केसेज हैं उनमें अगर पब्लिक ऑर्डर से, मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर से फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया है, जैसे कि 1949 वाला वो एक्ट, मद्रास गवर्नमेंट वाला वायोलेट किया है, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे। यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले वाले जो भी हैं वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, रोमेश थापड़ की जो जजमेंट थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसको अनडीड करना चाहा था। अनडीड यानी कि उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, उसका कोई असर ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस लिए आया था? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नकारने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हटाने के लिए। तो दोस्तों, यही था रोमेश थापड़ केस, जिसे कि रोमेश थापड़ जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही फेमस केस है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी जजमेंट लाएंगे और बहुत सारे और भी वीडियोस लाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।